बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद आज एक कॉलम लिखा है रऊफ़ क्लासा साहब ने, और रऊफ़ क्लासा साहब ने पब्लिक कंजम्पशन के नाम से एक कॉलम लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने हफीजुल्लाह नियाज़ी से पूछा कि जब आपकी सदर से मुलाकात हुई तो सदर के और इमरान खान के ताल्लुकात की ख़राबी के बारे में जो खबरें चल रही हैं या तासुर पैदा हो रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस कॉलम के बकौल रऊफ़ क्लासा साहब कहते हैं कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि आरिफ अलवी और इमरान खान के ताल्लुकात में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं और दोनों के दरमियान ये ना इमरान खान को उनसे कोई शिकवा है और ना सदर आरिफ अलवी को कोई शिकवा दिखाई देता है, और ना ही ऐसा लगता है कि आरिफ अलवी अलग लाइन पर खड़े हैं। तो रऊफ़ क्लासा साहब लिखते हैं कि फिर मैंने कहा कि ये जो उनकी बहन अलीमा खान के ज़रिए एक पैगाम दिया गया सदर को पब्लिक पर, बड़ा सीरियस, बड़ा एक ऐसा पैगाम जिससे इमरान खान की खफगी जाहिर होती थी। अलीमा खान ने कुछ अर्सा पहले आकर कहा था इमरान खान से मुलाकात के बाद कि इमरान खान साहब नाखुश हैं या वो समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी। तो उससे ये तासुर पैदा हुआ था कि इमरान खान ने आरिफ अलवी से शिकवे का इजहार किया है। तो जब ये सवाल काउंटर क्वेश्चन किया गया रऊफ़ क्लासा की तरफ से हफीजुल्लाह नियाज़ी के लिए तो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने जवाब दिया कि ये जो बयान था अलीमा खान का, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, यानी लोगों को ये बताने के लिए, तासुर देने के लिए कि हम जो है वो आपस में एक दूसरे से शिकवा कर रहे हैं या इमरान खान उनसे शिकवा कर रहे हैं। तो असल में ये जो है वो मीडिया पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मगर इसमें फिर एक सवाल पैदा होता है जो शायद नहीं किया गया, या कॉलम में कम से कम उसका जिक्र नहीं किया गया रऊफ़ क्लासा साहब की तरफ से। वो ये सवाल पैदा होता है कि फिर इस तरह की पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस तरह के स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि इसी कॉलम में एक मिसाल भी दी गई है कि जब भुट्टो ने बयान दिया कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे और मैं 1000 साल तक इंडिया से जंग करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो शिमला में मुआहिदा करने के लिए इंदिरा गांधी से मिले तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमारे खिलाफ ये बयान दे रहे हैं और आप मुझसे यहाँ पर सुलह की बात कर रहे हैं, मैं आपके फौजी क्यों छोड़ूं। तो उस पर भुट्टो ने जवाब दिया कि वो बयान तो मीडिया कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए थे, अपने वोटर्स के लिए थे। आपको तो समझना चाहिए ये बात कि ये सियासतदानों की मजबूरी होती है। तो वहाँ तो चलें, भुट्टो ने अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिया था, तो यहाँ पर इमरान खान पब्लिक कंजम्पशन के लिए अपने ही सदर के खिलाफ बयान देकर क्या हासिल करना चाहेंगे, ये बात मुझे समझ नहीं आई। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी के इस स्टेटमेंट के बाद और उनकी सदर से मुलाकात के बाद आज अलीमा खान साहबा ने ज़रूर इस पर लबकुशाई की है। ये सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। ये मैं आपको सुनवाता हूँ क्योंकि उनका ख्याल है कि ये हमारे नुमाइंदे ही नहीं है और हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ तक कि वो तो इनके बहनोई हुए, लेकिन क्या वो इनको अपना बहनोई नहीं मानते हैं अलीमा खान। ये ज़रा सुनिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी से हमारा 10 साल से हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हमारी फैमिली का ताल्लुक़ है, ना जो हमारी बहन उनकी जो वाइफ थी उनका ताल्लुक़ है, ना कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर ये मेरे ख़्याल में सदर साहब को मिल रहे हैं तो शायद नून, क्योंकि वो नून लीग के ख़ास नुमाइंदे हैं, तो वो नून लीग की हैसियत से ही उनको मिल रहे होंगे। हम लोगों का, ना हमारा भाई का, ना हमारी बहनों का उनसे ना कोई ताल्लुक़ है, ना वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना हम उनको जानना चाहते हैं। तो ये बड़ा सख्त बयान जो है वो अलीमा खान ने हफीजुल्लाह नियाज़ी के लिए दिया है कि ना हमारा ताल्लुक़ है, ना हम उनको जानना चाहते हैं और ना हम ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, और ये बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ एक तरफ नवाज शरीफ को मुसलसल रिलीफ दे रही है और उनकी अपीलें बहाल कर रही है। अपील बहाल करने का मतलब यह है कि हिफाज़ती ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है और अपील बहाल करने का मतलब यह है कि अब उनकी चंद समातों में जो है वो बरियत भी हो जाएगी। तो एक तरफ इनकी अपीलें बहाल हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की सुनी नहीं जा रही। इमरान खान के फैसले महफूज होते हैं तो फिर हफ्तों तक महफूज हो जाते हैं। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहायत जानिबदाराना, मुतासिबाना और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बुनियादी उसूल से यकसर मुतसादिम करार दिया है और इसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में जजेस के हाथों इंसाफ के कत्ल की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जस्टिस आमिर फारूक का नाम सरे फहरिस्त होगा। यह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तर्जुमान कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में जजेस के हाथों इंसाफ के कत्ल की तारीख लिखी जाएगी,
जस्टिस आमिर फारूक का नाम सर फहरिस्त होगा। तो ये बहुत ही सख्त बयान है, बहुत ही सख्त अल्फाज हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, और दूसरे तहरीक इंसाफ ने इसी चीफ जस्टिस के सामने पेश भी होना है अपनी दरख्वास्तें लेकर। ज़ाहिर है उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन वो बयान बहरहाल बहुत सख्त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आमिर फारूक साहब का नाम इंसाफ के कातिलों में सर फहरिस्त होगा। आमिर फारूक साहब इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सीधा सीधा, खैर ऐसी चीज़ें हमने नून लीग की तरफ से भी सुनी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं और चीफ जस्टिस उमर बदयाल के बारे में वो कहा करती थी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर फिर भी हमें रीजंस समझ आती हैं, क्योंकि हर वो फैसला जो इमरान खान के क्या क्या केस आता है आमिर फारूक के पास, आमिर फारूक उसको डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं, और कई फैसले वो महफूज करके बैठ जाते हैं और फिर वो उन पर समात ही नहीं करते। मसलन एक हक़ समात वाला मामला था कि जी इमरान खान का हक़ समात नहीं हुआ, वो फैसला हो गया, इमरान खान को सज़ा हो गई, उसमें ज़मानत हो गई, लेकिन अभी तक वो बुनियादी जो दरख्वास्त थी वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इन तमाम शवाहिद की रोशनी में या चीज़ों की रोशनी में ऐसा लगता है कि PTI का शिकवा जस्टिस आमिर फारूक से इतना गलत भी नहीं है। एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि नैब ने नवाज शरीफ का रेफरेंस कल वापस क्यों नहीं लिया। यानी उनके पास ऑप्शन था ना, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनको कहा था कि आप इस पर फैसला करें और माइंड मेकअप करें और चेयरमैन आपसे मशवरा करें और एक पोजीशन लें और बताएं कि आपने रेफरेंस चलाना है या नहीं चलाना। तो ये भी तो हो सकता था कि नैब आकर कहती कि जी हम रेफरेंस वापस लेते हैं, हम इस रेफरेंस को चलाना ही नहीं चाहते, ये भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल पैदा हुआ है कि ये क्यों नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मैंने भी कहा कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? देखें, रेफरेंस जब तक ट्रायल होकर सजा ना हो गई हो उससे पहले रेफरेंस वापस लिया जा सकता है, उसके बाद रेफरेंस वापस नहीं लिया जा सकता। क्योंकि इस रेफरेंस में नवाज शरीफ को नैब के इस रेफरेंस में सजा हो चुकी है, इसलिए इसको वापस लेना मुमकिन नहीं था। अगर मुमकिन होता तो नैब जरूर इसको वापस ले लेती और कहते कि जी हम ये रेफरेंस चलाना ही नहीं चाहते। तो चूंकि अब अगर ऐसा, इसके बावजूद अगर नैब ऐसा करती, यानी सजा हो चुकी है फिर भी रेफरेंस वापस ले लेती, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता और कहा जाता कि जी देखिए ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जो मुमकिन नहीं है, और नैब की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जो मुमकिन नहीं था, यानी कि सजा होने के बाद तो रेफरेंस वापस लिया ही नहीं जा सकता था। नैब की तरफ से हाँ बरियत हो सकती थी, रेफरेंस नहीं वापस हो सकता था। इसी चैलेंज होने का खतरा था, इस वजह से नैब ने वही रास्ता लिया जो उनको लेना चाहिए था। नैब ने अब ये किया है कि वो इस रेफरेंस को वापस तो नहीं ले रहे, लेकिन इसको कंटेस्ट भी नहीं करेंगे। जब इसकी अब अपीलों पर समाज शुरू होगी तो फिर नैब की तरफ से वही होगा जो मरियम के केस में हुआ था, साबित कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। वो कहेंगे जी आप शवाहिद पेश करें, ये शवाहिद नहीं देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन साहब इसको नवाज शरीफ को बरी कर देंगे। तो ये है अब नैब का प्लान। वो प्लान ए पर वो जा नहीं सकते थे, प्लान बी पर गए हैं, लेकिन ये रास्ता भी कोई बहुत ज़्यादा तवील अब दिखाई नहीं देता। इसमें आप देखिएगा कि जल्दी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वो आपको बाइज्जत बरी होते हुए दिखाई देंगे। नवाज शरीफ साहब कल जब अदालत के सामने आए तो उनसे सवालात हुए, उनके जवाबात से उनके माइंड को समझना हरगिज़ मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। मसलन उन्होंने उनसे सिविलियन बालादस्ती का सवाल हुआ, तो ये नवाज शरीफ का बड़ा पुराना मुकदमा है। 1990 से लेकर आज तक वो सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे जब निकाला गया तो गलत निकाला गया, क्योंकि मैं सिविलियन प्राइम मिनिस्टर था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तो मैं जो है वो बालादस्त हूँ इख्तियारात के एतबार से। तो नवाज शरीफ ने हमेशा इख्तियारात की लड़ाई ली है। कभी 8वीं तरमीम का मामला, कभी इख्तियारात को अपने पास रखने का मामला, कभी एक आर्मी चीफ के एक बयान दे देने पर लड़ाई कि भाई ये मेरा इख्तियार था, आपने बयान कैसे दे दिया, उसको निकाल दिया जहांगीर करामत को। तो नवाज शरीफ का ये बड़ा पुराना मसला है। तो रिपोर्टर्स को पता है चूंकि उनका ये प्रॉब्लम है, तो सवाल उनसे सिविलियन बालादस्ती के हवाले से हुआ, उस पर फिर उन्होंने वही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा। अब देखिए, इसको वो लेफ्ट भी कर सकते थे, वेल लेफ्ट भी कर सकते थे। हो सकता था कि नवाज शरीफ इस सवाल का जवाब ही ना दें, हो सकता है खाली मुस्कुरा कर टाल देते, लेकिन उन्होंने बतौर एहतमाम इसका जवाब दिया है ताकि ये मैसेज चला जाए कि भाई मैं ही बालादस्त हूं और कल को मेरे पास इक्तदार आएगा तो फिर मैं ही सिविलियन सुपरमेसी का झंडा दोबारा उठाऊंगा, इसलिए कोई गलत फहमी में ना रहे। तो नवाज शरीफ ने एक मैसेज जो है वो जरूर दे दिया है सिविल सुपरमेसी का। साथ ही उनसे सवाल हुआ कि कौमी मुजरमों के हिसाब के हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्योंकि ये बयान उन्होंने वहां पर दिया था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और 4 जो हैं
जो जजेस साहिबान थे उनका एहतसाब होना चाहिए। उनसे सवाल हुआ कि जो कौमी मुजरिम है उनका हिसाब कब लिया जाएगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी देखें वक्त बहुत गुजर गया है, मुफाहमत की हम बात करते हैं और मैं किसी से इंतकाम नहीं चाहता, ये जवाब नहीं दिए। उन्होंने जवाब दिया कि पहले अदालत से तो फ्री हो जाएं, यानी पहले अदालत से फ्री हो जाएं, यानी तासुर उन्होंने ये दिया कि हाँ ये हो भी सकता है। उनका तासुर ये था कि हाँ ये मुमकिन भी है, हो सकता है कि हम उस एहतसाब पर जाएं। ना उन्होंने इसको ये कहा कि ज़रूर करेंगे, ना उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा मुबहम सा जवाब दिया जिसमें जो चाहे जैसे सोच सकता है। तो नवाज शरीफ साहब का ये जवाब जो था कि पहले अदालत से फ्री तो हो जाएं, ये एक मीनिंगफुल था। अच्छा, एक रिपब्लिक पॉलिसी सर्वे सामने आया है और ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान, यानी रीसेंट सर्वे है, 1 से 15 अक्टूबर के दरमियान लिया गया सर्वे है। उसमें जो नेशनल असम्बली की लाहौर डिस्ट्रिक्ट की 14 सीटें हैं नेशनल असम्बली की और 274 यूसीज बनती हैं, उसका सर्वे किया गया है। इसमें आप देखिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PMLN जो है उसका मवाजना क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 61% के साथ टॉप पर है, सर फहरिस्त है, और उसके बाद PMLN बहुत ही नीचे आपको दिखाई दे रही है और तीसरे नंबर पर जो है वो तहरीक है लब्बैक। तो और बाकी सारे मिलाकर फिर जो है वो चौथे नंबर पर उन्होंने डाले हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ PMLN को लीड कर रही है पंजाब में, अभी भी ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक। इस सर्वे का जिक्र नहीं करेंगे नून लीग वाले। तो ये जो सर्वे है इससे भी बहुत सारा मैसेज मिल रहा है, और अगर इन सर्वे पर वो यकीन करेंगे तो फिर वो इलेक्शन में नहीं उतरेंगे। अब इलेक्शन में उतरना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर साहब ने गलत कहा है कि जी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उनको ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन तो हो रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है इलेक्शन हो रहे हैं, तो अगर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हो रहे हैं तो चले मान लेते हैं। अगर हो रहे हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे अभी तक, ये अहम सवाल है कि इलेक्शन होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगर हो रहे हैं तो फिर दिखाई भी तो देने चाहिए ना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।